बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। साबिर हमीद उर्फ मिट्ठू, जनरल बाजवा के समधी, उनके गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है, आपको मैं बताता हूँ। और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर ये क्या है ये भी बता, और एक बुरी खबर भी है, ये भी डिस्कस करनी है आपके साथ। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। और जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, एक एक चीज़ का सबूत दे रहे हैं। कोई किसी बंदे ने अगर कहा है ना कि आप जो व्हील चेयर दे रहे हैं उस पर मेरी वालदा का नाम लिखवा दें, मरहूमा का पीछे उसके लिखवा दें डोनेटेड बाई, ताकि वो कोई भी उसके बाद उसकी नज़र पड़े ना। तो हमने वही किया है कि जब भी किसी की नज़र पड़ेगी उनके लिए दुआ कर देंगे। इसी तरह से वाटर प्रोजेक्ट्स पे भी, और इसी तरीके से जो 6 महीने का मैं उन लोगों को तलाश कर कर के भाई आपकी अमानत पहुंचाता हूं कि जो लोग मांगते नहीं हैं या मांगने को मायूब समझते हैं, वो सफ़ेद पोश बेचारे मर जाते हैं, मांगते नहीं हैं। हमने उन लोगों को यहाँ पर ना मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हमने ऐसे एरियाज़ में उन लोगों को, हम पेशावर भिखारियों को नहीं दे रहे। तो ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। आप अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएं, इससे बड़ा सवाब हो नहीं सकता। इसमें किसी किस्म की कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबे चौड़े इल्म की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी सारी आबादी को जो जोड़ों का पानी पी रही है अपने वालिद साहब के नाम पे, चाहे वो ज़िंदा हैं या वो फौत हो गए हैं, या वालदा के नाम पर, इतनी सारी आबादी को जो पानी पीने की सकत ही नहीं रखती, इतने गरीबों और बेचारों और बेकसों को जब आप पानी पिलाएंगे, इससे बड़ा अजर हो सकता है भला। हमारे पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं जनाब कि आपने फ़लाँ इलाके में लगवा के दिया। मैंने कहा इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह ताला ने अरेंजमेंट किया था और अल्लाह वालों ने किया था, ये भी हो जाएंगे। तो भाई आ जाएं। ये अपना साबिर हमीद उर्फ मिट्ठू, ये साहब हैं जनरल बाजवा साहब के समधी। इनके बारे में पहले भी बड़े चर्चे मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने दिए और मालूमात। और जब जनरल बाजवा साहब का जिक्र आया था पता नहीं कोई कितने अरब का, तो इनका मिट्ठू का भी बीच में तस्करा था, ठीक है ना। अहमद नूरानी साहब ने जब उन्होंने वो किया था। तो खैर अब एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि नवाज शरीफ साहब कल आ रहे हैं, उसके अगले 2 दिन बाद यानी 23 तारीख को मिट्ठू को तलब कर लिया है, जनरल बाजवा के समधी को। FIA की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल है ना, उसने तलब किया है। और यहाँ पे लिखा है कि जनाब आपके कोई 19 अकाउंट हैं, जिसमें से 14 आपके पाकिस्तानी रुपए के और 5 अकाउंट आपके फॉरेन करेंसी के हैं, ठीक है ना। उन 19 अकाउंट्स में कोई 5 अरब 34 करोड़ ये तो मिट्ठू हैं, ठीक। ये वो तलत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात है, उन्होंने कहा भाई जब मिट्ठू 6 अरब वाला हो गया तो जो मिट्ठू पालने वाला, जो तोता पाल रहा था, उसने क्या लूट मचाई होगी। बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब मिट्ठू 6 अरब खा गया है तो फिर मिट्ठू को पालने वाले ने क्या लूट मचाई होगी। जनाब उन्होंने बड़ी लूट मचाई है, वो पता है सबको। तो अब ये लोग कह रहे हैं जनाब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, क्या बस कुछ तो है ना। ज़ाहिर है जनरल बाजवा का समधी, एक एक्स आर्मी चीफ का समधी, और वो जनाब मिट्ठू, और वो मिट्ठू तलब हो गया FIA में, और उनको कहा है कि फ़लाँ चीज़ें आप देखते हैं उसके बाद क्या होता है। चलें, एक बुरी खबर है यार। वो बुरी खबर ये है कि ये जो असातिज़ा के साथ हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा पंजाब में। इस पर मैं एक अलग वीडियो भी करूँगा इंशाअल्लाह। इस वीडियो के बाद तफसीली उसमें बताऊंगा कि जो पेंशन के जो रूल्स रेगुलेशंस जो रिवाइज़ हो रहे हैं पेंशन्स के। मुझे कुछ खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग अभी रिसेंटली, ये पिछले चंद हफ्तों में रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने कहा है जी हम अभी रिटायर हुए हैं और इतनी तब्दीली आ गई है, हमारी फ़लाँ चीज़ की इतनी कटौती हो गई है, हमारी तो पेंशन तबाह बर्बाद हो गई वगैरह।
उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स ऐसे हैं, और अब कोई फ़ैसला भी कर लिया गया है कि जी IMF की शराइत की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जी IMF की शराइत की बुनियाद पे वो पेंशन के कोई रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर रहे हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैं तफसील के साथ बताऊँगा कि वो जो पेंशन है अगर पहले बेवा को मिलती थी या कंवारी बेटी को या मुतलका को या उसमें इस तरह का उनको मिलते थे तो ता हयात, अब कोई 10 साल के लिए है। पहले कोई जो लमसम मिलता था वो कोई 35% था और बाकी जो महाना फिर वो 65%, अब वो कहते हैं कि लमसम 25% और वो 75% को अगली किस्तों में। तो बहरहाल अब कोई उम्र की भी कैद लग गई वगैरह, बहुत इसमें लंबी चौड़ी डिटेल है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। असातिज़ा जो है ना अपना कंप्लेंट भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, एहतजाज जमहूरी हक़ है, एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। मैं ख़ुद पर्सनली वैसे इस फेवर में नहीं हूँ कि चाहे वो डॉक्टर हों या चाहे वो असातिज़ा हों, क्योंकि दोनों साइडों का जो मौक़िफ़ है ना वो रखना चाहिए ना। सहाफ़ी अवाम की आँखें, अवाम के कान, अवाम की ज़बान होते हैं और होना भी चाहिए। अब किसी एक तरफ पूरा टिल्ट से उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात होती है। मतलब कोई डॉक्टर होना, वो क्लिनिक छोड़ देते हैं, मतलब OPD अपना क्लिनिक चला रहे होते हैं, वो OPD छोड़ देते हैं। OPD वो नहीं देखते, OPD पे काम नहीं करते। जूनियर डॉक्टर्स हों या फिर सीनियर्स हों तो ऑपरेशन नहीं करते। वो मरीज़ बड़ी क्रिटिकल हालत में आ जाते हैं, जी हम एहतजाज पे हैं, काली पट्टियाँ बांध के बैठ जाते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एहतजाज इस तरह का सूट ही नहीं करता, इस तरह की जो हड़ताल है। अच्छा, इस तरह से जो टीचर हैं अगर उन्होंने पढ़ाना छोड़ देना है तो ये एहतजाज मेरी नज़र में कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। एक बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब एहतजाज वो सड़कों पे आते हैं, ये एहतजाज करते हैं ये इस तरीके से, चाहे वो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हजरात हैं, वो हमारे जो टीचर्स हैं, जो उस्ताद है वो कौम का मेमार होता है। उस्ताद ही की बुनियाद पे दुनिया में दो अशख़ास होते हैं, मतलब तीन समझ लें, एक आपके वालिद साहब, एक आपकी वालदा और तीसरा आपका टीचर, जो आपकी तरक्की से जलते नहीं हैं। बाकी कुछ भी हो, बेट लगा लो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई और रिश्तेदार हो, वो आपकी तरक्की से हसद कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ज़रूर, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही हसद करे, लेकिन वो ये तीन हस्तियां ऐसी हैं, तीन हस्तियां कि एक वालिद, एक वालदा और एक टीचर, ये जितना उनके बेटा या उनके स्टूडेंट तरक्की करते जाते हैं ये खुश होते हैं। तो ये बहरहाल ये कौम के मेमार होते हैं। तो कौम के मेमारों को और इस तरह से, और जिस तरह से ख़वातीन असातिज़ा को कुछ वीडियोस मेरे पास आई हैं, कुछ मेरे अपने ज़राए से, तो उनको जिस तरीके से मेल पुलिस वाले या बाकी या जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा था वो कोई सलूक अच्छा नहीं था। तो ये एहतजाज राइट होता है। और अब तो खैर अदालत ने कहा है कि सबको आप बरी कर दें। अभी पता नहीं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, रिहा हो गए हैं या नहीं हुए, ये एक बात की बात है। लेकिन आ जाए भाई तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा आखिर पे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छी खबर है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ देर पहले शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ और वो समा TV पर मुनीब फ़ारूक साहब ने किया। मुनीब फ़ारूक साहब पहले जियो पे होते थे, फिर आजकल वो समा में है। अच्छा, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू से पहले, ये जब ये कल परसों जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ या एक दो दिन पहले, तो एक दो दिन पहले ही रिकॉर्ड होता है ज़ाहिर इंटरव्यू, सदाकत अब्बासी साहब का भी पहले इंटरव्यू। तो एक बहस चल निकली कि जनाब समा, कुछ लोगों ने कहा कि समा के ऑफिस में कुछ लोग उसे लाए और शेख साहब ने कहा कि नहीं जी मैं तो इंटरव्यू नहीं देना चाहता, उनको थप्पड़ छप्पड़ मारे, उन पे तशद्दुद किया, ये है वो है। खैर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे ज़राए के मुताबिक तशद्दुद नहीं हुआ, उन पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और अब जो वो इंटरव्यू दे रहा था तो वो तब भी उसे लग नहीं रहा था कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद हुआ हो शेख साहब पे। उनसे पूछा गया कि आप किधर गए थे, जो मैं चिल्ले पे गया था। सबको पता है कि कौन सा चिल्ला है और कौन से वो चिल्ले पे गए हैं और कौन से वो चिल्ले वाले उन्हें ले गए थे। तो उसके बाद जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा,
जिस ने भी इंटरव्यू देखा है, मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट के पहले 5-7 मिनट में ट्वीट किया, मैंने कहा मुनीब साहब एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं कर रहा और एक भी ढंग का उसका जवाब नहीं आया, एक भी ढंग की कोई खबर नहीं निकली, एक ही ढंग की कुछ भी कोई नई बात नहीं आई उस पूरे इंटरव्यू में। अलबत्ता एक मेरे हिसाब से नई बात आई है और वो नई बात थी कि ये जो 9 मई है ना, ये गैर सियासी लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार थे इसके। ये आप इंटरव्यू देख सकते हैं, गैर सियासी लोग, तो इसका मतलब है इदारे के अंदर से। और शेख साहब ने भी कहा है कि इमरान खान को मेरा ख्याल है कन्फर्म था और उनको कोई उम्मीद दिलाई गई थी कि जी वो जो गैर सियासी लोग हैं वो इदारे के अंदर से दिला रहे थे कि अगर आप ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और वैसा नहीं हुआ। शेख साहब आज भी कह रहे थे कि हमसे गलती हुई, हमने ये किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। अभी तक भी वो अपने आप को वहीं खान साहब की साइड पे प्लेस कर रहे थे। ठीक, एक सवाल ढंग का नहीं, मुझे पता है, मैं शेख साहब की साइकी जानता हूँ, मैं शेख साहब के मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ के लिए क्वेश्चंस लिख चुका हूँ और मतलब आप बीसियों कह सकते हैं उन इंटरव्यूज़। शेख साहब पहले सवाल पे बिल्कुल घुमा देते हैं, कोई अपना वो जवाब ही नहीं देते। शेख रशीद वो बंदा है कि अगर एंकर्स की रेटिंग ना आ रही हो तो ये इतनी शुर्लियाँ छोड़ता है कि ये वो रेटिंग के लिए वो इनको वो कहते हैं यार कि अगर हफ्ता हो गया को ख़ास मज़े की रेटिंग नहीं आई तो शेख रशीद का इंटरव्यू होना चाहिए। और वो शेख रशीद का इंटरव्यू पकड़ते थे शुरू ही से। शेख रशीद जो 2012-13 से आनवर्ड आप देख लें, या उससे पहले भी शायद, और उसके 12-13 से आनवर्ड तो ख़ास तौर पर, तो ये बड़ी शुर्लियाँ छोड़ना और यूँ मेज़ पे मुक्के चुक्के मारना, ये अवामी टाइप का स्टाइल जैसे होता है ना थड़े वाले का, और उस तरीके से तो बस ये पुट्ठी सीधी इंग्लिश बोलना बीच में, तो इस हवाले से इसका बड़ा ना वो आ जाते हैं व्यूज़, रेटिंग शेटिंग ये बड़े अच्छे आ जाते हैं। तो आज तो फिर ज़ाहिर है फिर इस तरह का इंटरव्यू था तो वो तो छप्पर फाड़ रेटिंग आनी थी। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मुनीब साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। मुनीब साहब ला के भी बहुत अच्छा ला जानते हैं, वो वकील भी हैं और बहुत अच्छे, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल एक काम का क्वेश्चन नहीं किया और ना ही कोई काम की बात वहाँ से निकलवा उनके। हालांकि उनके सामने बहुत बड़ी बातें थीं, उनके सामने सदाकत अब्बासी का एक कड़ाकेदार इंटरव्यू था। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आदिल शाहजेब ने ऐसा इंटरव्यू किया, तारीखी इंटरव्यू किया है। उनके सामने जनाब अपना उस्मान डार का इंटरव्यू भी था, उनके सामने बहुत सारी चीज़ें थी उनके सामने। वो सिर्फ इतना ही कहते कि शेख साहब इधर उधर की बात ना करें। ये जो सदाकत अब्बासी कह रहा है कि इमरान खान ही जिम्मेदार है, क्या इमरान खान ही जिम्मेदार है? शेख रशीद के पूरे इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान को क्लीन चिट दी है। अब ये क्या, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ये मुनीब साहब की नालायकी थी या फिर शेख साहब की महारत थी, या फिर क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन यहाँ पे सवाल नहीं होगा वहाँ पे सवाल होगा, या फिर शेख साहब की अभी तक भी वफादारी थी कि जो उनके अपने लोग आए तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खान साहब की ऐसी तैसी फेर दी, लेकिन जो शेख साहब आए अवामी मुस्लिम लीग के, उन्होंने वो बात ही नहीं की और किसी किस्म का उन पे मलबा डाला ही नहीं है, किसी किस्म का उन पे मलबा नहीं। उल्टा एक बड़ी दिलचस्प बात वो कर गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो जो चिले पे था 40 दिन, तो मैं तो कहता, मैं तो उधर भी प्रॉमिस कर आया हूँ और अपने आप से भी प्रॉमिस कर आया हूँ कि ये जो लोग हैं मैं इनके लिए रिक्वेस्ट करूँगा बाहर आके कि ये जो लोग 9 मई के वाक़यात में इनको माफ़ कर दिया जाए। उल्टा उन्होंने यानी उनकी फेवर, ये तो मजम्मत करना तो दूर की बात, वो कहते हैं जी मैंने पहले मजम्मत किया था इन वाक़यात का, यानी एक इतनी उसकी इंटेंसिटी का, उसकी शिद्दत का नहीं अंदाज़ा, उसकी इंटेंसिटी का नहीं अंदाज़ा कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैं कहूँगा कि इनको माफ़ कर दिया, कह चुकी हैं कि जी मैं मजम्मत भी कर चुका हूँ। और उन्होंने कहा था, उन्होंने किन्होंने, यानी कंट्रोल टावर ने, कि आपकी मजम्मत हमने देखी नहीं है, तो फिर वो मजम्मत मैंने दोबारा भी की। तो मैं 10 तारीख को, मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैं वहाँ पे कोई सेंट्रल एशियन स्टेट्स में था, तो मैं 10 को आया, तो मैंने मजम्मत की इसकी, तो मजम्मत फिर उन्होंने नहीं देखी तो मैंने दोबारा मजम्मत की। अब एक स्टेट जो रियासती इदारे, रियासत, हुकूमत सारे, यानी निगरान वज़ीर आज़म भी, साबिक़ वज़ीर आज़म भी,
اور آرمی چیف بھی، کور کمانڈر کانفرنس بھی، فارمیشن کمانڈر کانفرنس بھی، ان کا اعلامیہ بھی اس کو بغاوت کہہ چکے ہیں۔ بغاوت، اس کو بغاوت، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف بغاوت، متعدد لوگ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس کو بغاوت کہہ چکے ہیں، اور یہ بغاوت کا ساری بغاوت کا ذمہ دار وہ عمران خان کو بتا چکے ہیں، اور وہ ان کی پریس ریلیزز میں بھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں میں باہر آ کے ان کو کہوں گا ان کو معاف کر دے۔ تو یہ تو الٹا انہوں نے جو ہے نا، اچھا اب میں کہوں تحریک انصاف کے دوست وہ بنگلے ڈال رہے ہیں، وہ کہیں جی دیکھو جناب یہ پھر یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ہاتھ ہو گیا ہے، یہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو خیر اچھی خبر یہ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ اگلے انٹرویو تک یا کم از کم اگلے 2 دن تک وہ بھنگڑے ڈال سکتے ہیں، بس یہی اچھی خبر ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں آپ کہ کوئی اور اچھی خبر آ گئی ہے، بری ہی بری خبر ہے، ساری بری خبریں ہیں جناب خان صاحب کے لیے بھی۔ چونا میں بالکل نہیں لگاتا ہوتا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سچی بات کرتا ہوں، سچی خبر دیتا ہوں، الحمدللہ آپ اعتماد کرتے ہیں، ویوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، چینل ہمارا اچھا چلتا ہے، لیکن سچی خبر دیتے ہیں، اچھی خبر دیتے ہیں اور صحیح پازیٹیو۔ یہ نہیں ہے کہ میں ویوز حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا شرلی چھوڑ دوں اور کل کو وہ ویسے ہی ایکسپوز ہو جانی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو چونا لگانے والے بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے لیے بری ہی بری خبریں ہیں۔ ابھی تک جدھر سے بھی ان کو وہ کوئی جواب نہیں آ رہا، اور وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کسی قسم کی خان صاحب کے لیے کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے۔ اب ہمارے بہت سارے دوست ہیں، میں اب یہ تو نہیں کہتا، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک طریقہ کار ہے، چلیں ان کی دل کی بات ہے، سہیل وڑائے صاحب ہو گئے، مجیب الرحمان شامی صاحب ہو گئے، باقی لوگ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں جناب نواز شریف آ رہے ہیں اور ان کو چاہیے دل بڑا کریں، ان کو حضرت یوسف کا سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، ان کو چاہیے جناب کہ جس طرح سے انہوں نے معاف کر دیا تھا وہ معاف کر دیں، وہ ریونج کا حصہ نہ بنیں، وہ یہ بھائی بات یہ ہے، یہ ساری باتیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی چاہیے میں آؤں نا تو میں کہتا ہوں جی بالکل ان کو یہی کرنا چاہیے، لیکن سیاست، جمہوریت، اور خاص طور پہ نا لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ جب کسی بھی سیاستدان کو ایک یہ ہوتی ہے باری کی باری، ٹھیک ہو گیا نا، آپ کی جب باری آتے ہیں تو آپ چھکا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو کوئی لوز گیند اس طرح سے ملتی ہے نا تو آپ چھکا لگاتے ہیں۔ تو سیاست میں بھی ایسے ہی چلتا ہے جناب، سیاستدان دوسرے سیاستدان کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ سیاست یہ نہیں پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی سیاستدان ہوگا وہ اپنے مقابل جو اپنا مد مقابل ہوگا، جو اس کا ایڈورسری ہوگا، جو اس کا مخالف سیاستدان ہوگا، اس کی کسی بھی کمزوری کو پکڑے گا اور اس سے وہ بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ سیاستدان میں کہتا ہوں کہ سالہ سال تک وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ مجھے موقع کب دیتا ہے، اور وہ خان صاحب نے اب موقع دیا ہے۔ کل ان کو موقع ملا تھا اور آج ان کو موقع ملا ہے، اور جن کو آج ملا ہے اور آپ ان کو نصیحت کر کے سورہ یوسف پڑھواتے ہیں، یار اللہ کا نام مانے، ایسے سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ کی ہوتی ہے، سیاست جو ہوتی ہے وہ چاہیے والی اور بات ہے۔ چاہیے پہ میں بھی کہوں تو میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں، لیکن ایک جو سیاستدان ہوتا ہے، کل ان کی باری تھی، آج ان کی باری ہے، کل انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ڈیفینیٹلی یہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ ہے جو میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ صحیح کر کے سوئچ گھمائیں گے۔ وہ میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو لکھ رکھیے گا، مارک کیجئے گا میرے ورڈز کو، آپ میرے ورڈز کو قید کر رکھیں، ویڈیو میں اپنے پاس محفوظ رکھیں، میرا ویڈیو کا یہ حصہ کاٹ کے رکھ لیں۔ خان صاحب کی جو کہہ رہے ہیں، میں تو شرلی نہیں چھوڑتا ہوتا، لیکن میں کسی قسم کی کوئی پیشن گوئی کا بھی کوئی قائل نہیں ہوں، کہ میں کوئی علم نجوم کا بھی ماہر نہیں ہوں، لیکن جو مجھے قرائن بتا رہے ہیں نا، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، جو کچھ معلومات کی بنیاد پہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیاست ہے یہ اگلے 5 سال کے لیے دفن نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا خان صاحب کی سیاست میں، خان صاحب آپ سیاست میں دوبارہ واپس آئیں۔
یہ بات تحریک انصاف کے دوستوں کو بہت بری لگے گی، لیکن چونا میں نہیں لگاؤں گا، میں سچی سچی بات بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔